Alright, so starting with the next topic, बैंक रिकैपिटलाइजेशन. ठीक है. सो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 15,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा इन वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू रिकैपिटलाइज देम. ठीक है. तो करते क्यों है रिकैपिटलाइज? ताकि उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको बढ़ाया जा सके. ठीक है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक तरह का हेल्थ पैरामीटर होता है बैंक का, और जितना कम होगा उतना ज्यादा खराब होगी बैंक की स्थिति, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेटर हम कह सकते हैं कि एक बैंक की सिचुएशन होगी. ठीक है. तो ये बेजल 3 जो नॉर्म्स है उसके अंदर बेसिकली ये बोला गया था, एंड बेजल 3 नॉर्म्स में इसको बोला गया था कि बैंक्स में 8% रहना चाहिए. लेकिन इंडिया में आरबीआई ने जब अपने लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया या नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया, तो हमने हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% रखा. 9% के अगर नीचे चला जाता है तो फिर उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर आरबीआई जो है उसमें सुपरविजन चालू कर देता है. मतलब सुपरविजन करता ही है, लेकिन ऐसे बैंक है जिनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से नीचे चला जाता है तो वहां पे फिर प्रॉम्प्ट एक्शन आरबीआई लेने लगता है. ठीक है. उनके मैनेजमेंट के डिसीजन वो सबको आरबीआई लेने लगता है. ठीक है. तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन यही होता है इसमें. अगर हम मेन बात करें तो एक तो इश्यू क्या रहता है कि क्यों कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लो हो जाता है. ठीक है. तो एनपीए का जो प्रॉब्लम है उससे हमने पढ़ा था कि ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम हो जाता है. ठीक है. और उससे जो बैंक का कैपिटल होता है वो घटता है. ठीक है. तो सी आर या सी आर ए आर निकालते कैसे हम? तो टोटल कैपिटल जो भी बैंक का पास है, ठीक है, अपॉन में टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल. ठीक है. तो टीयर 1 क्या होता है? वो जो कि लोन वगैरह के अंदर दे रखा है, और टीयर 2 बाकी किसी एसेट से अगर वो देता है. ठीक है. मतलब ये टीयर 1 तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में जितने भी रिस्क वेटेड एसेट हो गए वो चीज होती है. ठीक है. तो जितना ज्यादा हम ऊपर न्यूमरेटर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बनेगा. ठीक है. तो यही बेसिक सा आइडिया होता है इसके अंदर. और बेसिल नॉर्म्स के अंदर ये चीज इंप्लीमेंट किया गया था आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008. ठीक है. तब उसको बाद बोला गया था कि बैंक्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम बैंक के एज हेल्थ इंडिकेटर्स को देखते हैं. ठीक है. और उसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्यूज कर रही है कैपिटल, यानी उनका जो न्यूमरेटर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में, जो कैपिटल है उसको बढ़ा रही है. ठीक है. सो अब कंसर्न क्या है? ठीक है. कि अगर कोई चीज कर रहे हैं तो उसके नुकसान भी कुछ हो सकते हैं जो हमें पता होना चाहिए. तो पहला इंक्रीज करता है फिजिकल डेफिसिट. ठीक है. क्योंकि हम जो और किसी डेवलपमेंट या वेलफेयर एक्टिविटी में पैसा खर्च कर सकते थे, दैट इज गोइंग इनटू रीफाइनेंसिंग ऑफ बैंक्स. ठीक है. तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है विदाउट एडिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी सोशल या वेलफेयर एस्पेक्ट उसमें. नेक्स्ट, यूज ऑफ पब्लिक फंड या टैक्स पेयर मनी विदाउट इंट्रेंसिक चेंज इन पीएसबी गवर्नेंस. यानी आप कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पैसे सप्लाई कर रहे हो. ठीक है. इट्स लाइक गिविंग मनी टू अ ड्रंक यार्ड. ठीक है. आप उसके दारू पीने की आदत नहीं छुड़वा रहे हो, आप उसको और पैसा दे रहे हो कि इस सोच के साथ कि हाँ वो इम्प्रूव कर लेगा और वो अपना पुराना जो बकाया वो चुकाकर वापस कुछ गलत काम नहीं करेगा. ठीक है. तो वो एक मेजर इश्यू है कि स्ट्रक्चरल चेंज लाने की जरूरत है इन पीएसबी की वर्किंग में, रादर देन सिंपली हर बार उनको रिकैपिटलाइज करते रहो. ठीक है. नेक्स्ट, इम्पैक्ट वर्क कल्चर इन पीएसबी. अब पीएसबी को पता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पता है कि अगर उनकी हालत खराब होगी तो बैंक जो गवर्नमेंट है वो उनको बचाने आएगी. ठीक है. सो उससे जो वर्क कल्चर है वो भी खराब होता है. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब जो चीजें ये डाउन जाती है. नेक्स्ट, नो अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम पीएसबी. ठीक है. तो उनको पता ही है कि रिकैपिटलाइजेशन मिल जाएगा, चाहे परफॉर्मेंस अच्छी हो चाहे बेकार हो. ठीक है. तो वो मिल जाएगा, तो इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करते हैं वो लोग. ठीक है. तो वो अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट भी बैक सीट ले लेता है. नेक्स्ट, अभी जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की हमने बात किया था कि जब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे अभी हमने बात किया सी आर ए आर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से नीचे चला गया, या एनपीए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से ऊपर चला गया, तब आपको आरबीआई जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल देता है, वहां पे सारा मैनेजमेंट डिसीजन लेने लगता है. ठीक है. सो इट वाज रिव्यूड इन 2017 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. ठीक है. एंड द फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेशन रिफॉर्म कमीशन. तो इसके रिकमेंडेशन पे पीसीए को एक तरीके से रिव्यू किया गया था
ठीक है, ताकि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट भी ना बनाया जाए। ठीक है, तो उर्जित पटेल के अंदर हमने देखा था कि बहुत सारे बैंक्स को पीसीए के अंदर डाल दिया था। और पीसीए के अंदर डालने से एक इश्यू ये रहता है कि जैसे ही पीसीए के अंदर बैंक आ जाता है, तो लोगों का जो पब्लिक सेंटिमेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और उस जब नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाता है तो बैंक के लिए फिर रिकवर कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए और बैंक्स को थोड़ी सी ऑटोनॉमी देने के लिए इसको रिव्यू किया गया था, ये चेंजेस किए गए थे। ठीक है, बेनिफिट क्या है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का? तो पहले कोई बैंक रन ऑफ करने से पहले ही हमें पता रहता है कि हाँ ये बैंक खराब स्थिति में है और इसको मॉनिटर या स्ट्रिंजेंट सुपरविजन करने की जरूरत है। ठीक है, तो एक प्रोएक्टिव एक्शन रहता है रादर देन रिएक्टिव, कि बैंक फेल हो जाता है फिर आप एक्शन लेते, तो उससे बेटर है पहले ही प्रोएक्टिव आपने रिएक्शन दे दिया। ठीक है, so help in bank recapitalization, maintaining capital requirement, and ensure limited regulation as RBI will regulate loan dispersal credit by PCA banks to unrated borrowers etc. ठीक है, तो जो हाई रिस्क ट्रांजैक्शन रहते हैं, मतलब लोन जैसे डिसबर्स करना, तो उन सबको रेगुलेट करता है आरबीआई, ताकि फर्दर जो बैंक के जो पैरामीटर्स है वो डिटीरियोरेट ना हो। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म क्या है? तो एक तो लैक ऑफ कैपिटल है, क्योंकि ऑलरेडी जो बैंक्स पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर आ जाते हैं वो पहले से ही विटनेस कर रहे होते हैं कैपिटल का शॉर्टफॉल। लेकिन जैसे ही पीसीए का टैग लग जाता है तो पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट चला जाता है, बैंक्स या और कहीं से या इन्वेस्टर से उनको पैसा उठाना मुश्किल हो जाता है। तो वो कहते हैं ना, जैसे गरीबी में आटा गीला हो गया, तो पहली सिचुएशन खराब थी और वर्स हो जाती है पीसीए के आने के बाद। सो ये एक हो गया। नेक्स्ट फर्दर डिक्लाइन, वही पब्लिक सेंटिमेंट। नेक्स्ट, नॉट मच ऑन गवर्नमेंट और रिफॉर्म फ्रंट। ठीक है, ज्यादा कोई रिफॉर्म होता नहीं है, तो ये इसके अंदर पीसीए के बारे में आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड का, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। तो पीजीए नायक कमेटी ने बेसिकली बोला था कि गवर्नमेंट शुड फॉर्म अ बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर प्रोफेशनल रनिंग ऑफ दीज बैंक्स इन देयर बोर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। ये बैंक्स के बारे में आप रिफॉर्म्स के बारे में लिखोगे तो ये कमेटी का नाम जरूर आना चाहिए। ठीक है, और ये जो रिकमेंडेशन है ये भी बहुत अच्छा है, इन द सेंस के हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो कमर्शियल लाइन पे रन होने चाहिए, और जब वो कमर्शियली रन होंगे उनमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो डिसीजन मेकिंग है वो प्योरली बिजनेस एस्पेक्ट के तौर पे लिया जाएगा, तब वो ज्यादा बेटर गवर्न कर पाएंगे और ज्यादा बेटर प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे, और बार बार फिर रिकैपिटलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर इन्फ्यूजन। तो रादर देन सिंपली बस के पैरामीटर खराब हो गए हैं, सीआरआर खराब हो गया है तो पैसा इसमें रिकैपिटलाइज कर दो, सिंपल ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाना चाहिए। हमें एक क्राइटेरिया रखना चाहिए कि किस क्राइटेरिया पे किस बैंक को, ठीक है, स्पेसिफिकली किस बैंक को कितना पैसा दिया जाना चाहिए, तो ये सब क्राइटेरिया पहले सेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एडहॉक बेसिस पे हम लोग ये चलाते रहे, तो पहले से एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या कोई ब्रॉड फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू हम रिकैपिटलाइज करें। नेक्स्ट, बेटर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बार बार इनको रिकैपिटलाइज करने की जरूरत ना पड़े, और जो फाइनेंशियल एक्सचेकर जो है या हमारा जो फिजिकल डेफिसिट जो उसकी वजह से बढ़ रहा है उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑटोनॉमी टू बैंक। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक है तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है कई बार। ठीक है, बार बार बोला जाता है कि जैसे अभी येस बैंक जो था उसको बोला गया था कि आप येस बैंक में ओनरशिप लीजिए। ठीक है, तो कई बार ऐसे अन या फाइनेंशियली उतने वाइज डिसीजन नहीं होते, वो लेने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो अगर ऑटोनॉमी मिलती है तो ज्यादा बेटर ये काम कर पाएंगे। ठीक है, एंड एक एस्पेक्ट भी रहता है पॉलिसी पैरालिसिस का। ठीक है, क्योंकि अब इतना ज्यादा बैंक्स के जो लोग है वो स्क्रूटनी में आ जाते हैं जैसे ही बैंक डिफॉल्ट होता है या बैंक पीसीए के अंदर आता है, कि उसके ऊपर जो मेन जो डिसीजन मेकर है उसके अंदर, तो वो डरते हैं डिसीजन लेने से। ठीक है, उनको लगता है कि सीबीआई ईडी वगैरह फिर जांच करने लगेगा, तो वो भी चीज इंश्योर करने की जरूरत है कि इनोसेंट मिस्टेक जो है उसको आप रिकॉग्नाइज करो कि हाँ ये इनोसेंट मिस्टेक है और उसके अगेंस्ट कोई स्क्रूटनी नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडर्न एचआर मैनेजमेंट। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसका रीस्किलिंग होता रहना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता रहना चाहिए। साथ ही साथ आप मार्केट से कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हो स्पेशलिस्ट का, जैसे चीफ रिस्क ऑफिसर हो गया, तो उसका मार्केट से रिक्रूटमेंट करो। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट से आएंगे तो उनको ज्यादा बेटर नॉलेज होगा डोमेन का। ठीक है,
तो ऐसे डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्ट आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू लाओ, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स आप ले सकते हो फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो ये था इसके अंदर, इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो वी हैव प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन में मतलब अगर आप न्यूज में देखोगे तो पिछले कुछ समय से ऐसा न्यूज आ रहा है कि गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको प्राइवेटाइज कर देगा और अपना एक बहुत बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखेगा, ठीक है। इनफैक्ट ये फाइनेंस सेक्रेटरी का ही स्टेटमेंट था, उन्होंने ये मीडिया के अंदर बोला था। तभी से ये प्राइवेटाइजेशन का जो न्यूज है अगेन काफी लाइमलाइट में है, ठीक है। तो कंसर्न क्या है पहले तो वो देखते हैं। तो सबसे मेजर एक इशू ये रहेगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए ही इसी डायरेक्शन में गए थे, जो नेशनलाइजेशन हम पढ़ते हैं 1969 में, यही सोच के हुआ था कि जो वीकर सेक्शन है वो कभी फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा था उस टाइम। तो उन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए कि बैंक जो है वो वीकर सेक्शन के लिए भी वर्क करे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करने के लिए लाया गया था ये नेशनलाइजेशन। लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन करें तो हो सकता है कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन देखने को मिले वीकर या वल्नरेबल सेक्शन का। नेक्स्ट, जॉब लॉस होगा, ठीक है, इन द सेंस कि इतने पब्लिक सेक्टर बैंक्स सालाना लार्ज स्केल पे रिक्रूटमेंट करते थे, तो अब वो कम होता दिखेगा, ठीक है। दूसरा, रिजर्वेशन का जो पूल था वो भी श्रिंक होगा, ठीक है, कि SC ST क्योंकि गवर्नमेंट जब रिक्रूट कर रही थी तब उनको रिजर्वेशन के थ्रू करना पड़ रहा था, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर करेगा तो उसके लिए कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता, ठीक है। तो वो एक इशू बनेगा। नेक्स्ट, कंसर्न रिगार्डिंग सेफ्टी और डिपॉजिट। तो मेजरली लोगों का एक फेथ था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कि ये कभी फेल नहीं होंगे, फेल होते होंगे तो हमने जैसा भी देखा कि गवर्नमेंट रिकैपिटलाइज कर देगी उन्हें, तो वो फेल नहीं होगा। लेकिन ये चीज हमारी कंट्री के अंदर हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ लागू नहीं होती, मतलब ऑन पेपर लागू नहीं होती, मतलब ऑन थ्योरी नहीं है, बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कोशिश करती है बचाने की, जैसे यस बैंक को बचाया, ठीक है। तो इस टाइप की कोशिश करती है, लेकिन ऑन थ्योरी हम कह सकते हैं कि लोगों का अभी सेंटिमेंट ऐसा ही रहता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर वो ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। वो जो सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट है वो भी थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ बैंक फेलियर कैन हैव ट्रेमेंडस कंटेजियन इफेक्ट, ठीक है, एंड डिरेल द इकोनॉमी। तो आप इसमें जो नेशनलाइजेशन से पहले की जो सिचुएशन थी उसको आप कोट कर सकते हो, और अगेन यही चीज आप बैंक रिकैपिटलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी डाल सकते हो, ठीक है। कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन क्यों किया गया था, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस का आप ये फिगर देख सकते हो, 1947 से लेके 1969 तक वी विटनेस अराउंड 665 बैंक फेलियर, ठीक है। एंड अब तो बैंक इतने ज्यादा लार्ज स्केल बन चुके हैं कि अब अगर वो एक भी फेल होता है कोई, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। आप जैसे इसमें एग्जांपल IL&FS का कोट कर सकते हो, NBFC था, क्रैश हो गया था या लिक्विडिटी उसका वो क्रंच हो गया था, जिसके चलते पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और उसके साथ ही साथ हमने देखा DHFL में प्रॉब्लम पड़ गया, कई म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उनमें प्रॉब्लम पड़ गया। तो ये बहुत सारे इशू क्रिएट करता है अगर कोई एक बैंक फेल हो जाता है। लास्टली, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ पेनिसिया, ऐसा कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है। हमने देखा है कई बार प्राइवेट भी होने के बाद फेल कर जाते हैं एंटिटीज, ठीक है, तो वो एड्रेस करने की जरूरत है। सो रिसेंट स्टेप्स क्या लिए गए हैं PSB को स्ट्रेंथन करने के लिए? तो एक तो टेक एनेबल्ड स्मार्ट बैंकिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे ICT को यूज करके बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, PSB लोन 59 मिनट। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक से MSME जो है सिर्फ 1 घंटे के अंदर लोन पा सकते हैं, तो एक ये स्कीम लॉन्च किया था। ट्रेड्स हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ट्रेड्स के अंदर क्या होता है कि MSMEs के पास जो बिल होता है, ठीक है, अब जैसे वो कई बार क्या करते हैं, उधार में सामान देते हैं, ठीक है, कि मैंने एक किसी को सामान सेल कर दिया लेकिन अभी उसके पास देने को पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो जो बिल है वो MSME ये ट्रेड्स पोर्टल पे डाल दूंगा, तो ट्रेड्स पोर्टल में मेरे को उसके अगेंस्ट पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो बाकी जो ड्यू अमाउंट था वो सेलर बाद में ट्रेड्स पोर्टल पे डाल देगा, ठीक है। तो मेरे को इमीडिएट कैश मिल गया, और जो बायर था उसको एक फाइनेंशियल लिबर्टी मिल गई कि कुछ समय बाद वो उस लोन को रिपे कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। इसके अलावा आप कई सारे और ऐप्स के बारे में लिख सकते हो, जैसे SBI का योनो हो गया,
ठीक है, एक सुपर प्लेटफॉर्म। तो सॉरी, आप एसबीआई के योनो ऐप के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सुपर एप्स बनाए हुए हैं, कई जैसे कैनरा बैंक ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो उनके आप नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग ऑफ लॉन्स। तो इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं पिछले 3-4 सालों में। ठीक है, आरबीआई ने, जैसे कि आप इसमें एक चीज दे सकते हो। आरबीआई ने एक चीज लॉन्च किया था, सेंट्रल रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। ठीक है, यानी यहाँ पे जितने भी 5 करोड़ से ऊपर के जो लोन दिए गए हैं या जिन लोगों ने लोन लिए हैं, उनका एक ट्रैकिंग चलता रहेगा। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा एलईआई करके एक चीज है। एलईआई क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, यानी 20 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो कि जो भी कंपनी लोन लेती है उसको दिया जाता है। यानी लोन के अगेंस्ट आपको एक ये कोड दिया जाएगा, तो उससे ट्रैक कर सकते हैं कि वो लोन का क्या स्थिति चल रहा है। ठीक है, तो ये भी कुछ स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, सो एज टू इंश्योर कि लोन जो है वो प्रॉपरली मॉनिटर होते रहे। इसके अलावा फिर आप एसएमए का क्लासिफिकेशन ले सकते हो, एनपीए का क्लासिफिकेशन ले सकते हो। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट इंश्योर करने के लिए इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी ये रिफॉर्म ले गए हैं कि चीफ रिस्क ऑफिसर जो होता है, ठीक है, उसको आप मार्केट से अपॉइंट कर सकते हो एट मार्केट लिंक कंपनसेशन, यानी जो मार्केट में प्राइस या कंपनसेशन या जो भी सैलरी उनको दी जा रही है वो आप बैंक ऑफर कर सकता है उन्हें। ठीक है, सो ये रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हो गया। रिकवरी एंड रेजोल्यूशन के लिए हमने देखा कि आईबीसी हमने ला दिया है। ठीक है, और फिर एनपीए का ग्रेडिंग कर दी है। ठीक है, एनपीए 1, एनपीए 2, स्ट्रेस एसेट क्लासिफिकेशन है, एसएमए 0 है, एसएमए 1 है, एसएमए 2 है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, गवर्नेंस के ऊपर हमने काफी काम किया है, लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, जो बैंक बोर्ड में रहेगा, इंडिपेंडेंट चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, जो कि बैंक से उनका एज सच कोई लेना देना नहीं होगा, वो सिर्फ बैंक की जो फंक्शनिंग है उसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गई, इनके ऊपर हमने नॉर्म्स लाए हैं। ठीक है, आरबीआई लेके आया है इनके ऊपर भी, सो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स। तो इंश्योरिंग रोल बेस्ड ई लर्निंग फॉर कंटिन्यूस लर्निंग ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये चीज, मतलब ये तो आप कहीं पे भी लिख सकते हो कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसका रीस्किलिंग चलता रहना चाहिए, अपस्किलिंग चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो, और उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मिलने चाहिए। नेक्स्ट, रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती है। हर बजट में हम देखते हैं कुछ ना कुछ बैंक में रिकैपिटलाइज होता ही रहता है। ठीक है, तो वो उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, रोड अहेड, वे फॉरवर्ड। तो पहला, लिमिट प्राइवेटाइजेशन टू फ्यू बैंक्स। तो इसमें आप नरसिम्हन कमेटी का लिख सकते हो। नरसिम्हन कमेटी ने ऐसे बोला था कि 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे बैंकिंग में, कि टॉप पे तो जो है बहुत लार्ज स्केल के बैंक्स होंगे, जो सेकंड टियर है उस पे मीडियम स्केल के एटलीस्ट 10 एक बैंक होने, मतलब एटमोस्ट 10-12 बैंक होने चाहिए। एंड लास्ट में जो लोअर लेवल बैंकिंग है उसमें आपकी कॉपरेटिव, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अब जैसे नए पेमेंट्स बैंक आ गए तो वो भी लिख सकते हो। ऑल्दो जब नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन आया था तब पेमेंट बैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट आइडिया उनका यही था कि नीश बैंक जो है या जो ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है वो चलते रहे। ठीक है, सो ये आइडिया आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, ग्रेडेड फॉर्मेट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, रादर देन मेकिंग अ फुल एग्जिट फ्रॉम स्टेट रन बैंक, आप धीरे धीरे स्टेक सेल कर सकते हो, और फिर चेक कर सकते हो कि क्या रिस्पॉन्स आया है, क्या आगे और प्राइवेटाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिसमें नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन यही था कि अपना जो स्टेक है वो 33% से डाइल्यूट कर देना चाहिए। ठीक है, यानी अपनी प्रेजेंस मेंटेन करनी चाहिए, बस एक डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, ताकि प्राइवेट प्लेयर भी मैनेजमेंट के अंदर आ जाए। ठीक है, सो ये था। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिट एंड प्रॉपर इन्वेस्टर्स टू ओन द स्टेक इन द बैंक इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जब आप इन्वेस्टर्स को लेके आते हो तो वो बोर्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों के लाओ जो कि बैंक को हेल्प कर सके, ना कि बैंक को डुबो दें अपने गलत डिसीजन लेके। तो ऐसे पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ऐसे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जो कि हेल्प कर सके बैंक की ग्रोथ में। नेक्स्ट, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिग बैंक।
ठीक है, वही जो नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन था, जो जितना बड़ा होगा बैंक, ठीक है, जैसे अभी इंडिया के अंदर बात करें तो हमारे ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करने लायक अभी हमारे पास बैंक्स है नहीं एज सच, ठीक है। ऑल्दो अभी हमने एसबीआई और एचडीएफसी और आई थिंक आईसीआईसी बैंक को है, ठीक है, जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का जो हम दर्जा देते हैं वो दिया है, लेकिन अभी भी वो लार्ज स्केल पे कम्पीट करने के लिए उतने पावरफुल नहीं है या उतना उनका कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे बढ़ाने के लिए शायद हम और मर्जर कर सकते हैं और कुछ ऐसे इनफेक्टिव जो बैंक चल रहे हैं उनको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो लिख सकते हो। एंड लास्टली, डेवलपिंग अ न्यू एसेट क्वालिटी रिव्यू, ठीक है, ताकि बैंक्स जब किसी लेंडर को ये रिकग्नाइज करें कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है लोन पे रीपे करने में, तो क्या उसका रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए, तो उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये था ब्रॉड आइडिया इसके अंदर। इसमें किसी को ऐड करना है क्या? ठीक है, सो दिस वाज अबाउट बैंक प्राइवेटाइजेशन। अगेन एक हॉट टॉपिक है तो इसको जरूर कर लेना। नेक्स्ट, एसेट क्वालिटी एंड रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो एक मेजर प्रॉब्लम यही रहता है कि एसेट या कोई भी जो जिसने भी लोन लिया है, जब वो रीपे नहीं कर पाता है या जब एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलने लगती है तो वो प्रोसीडिंग बहुत लंबे टाइम तक चलती है। एंड जब तक प्रोसीडिंग का रिजल्ट आता है तब तक जो लोन था या जो एसेट थे वो डिट्योरेट करने लगते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में जो रिकवरी होती है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती, वो बहुत खराब रिकवरी होती है, ठीक है। सो उस चीज को इंश्योर करने की जरूरत है कि एसेट क्वालिटी डिट्योरेट ना हो, और डिट्योरेट हो रही है तो बैंक्स को तुरंत पता लग जाए, बैंक्स को टेक प्रोएक्टिव एक्शन। तो आइडिया ये रहेगा एसेट क्वालिटी एंड रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे, ठीक है। तो एनपीए हम कब डिक्लेयर करते हैं? अगर 90 डेज से ऊपर हो गया, मतलब कोई प्रिंसिपल नहीं आया है या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं आया है पिछले 90 डेज में, तो वी कैन से दैट एसेट हैज बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। उसके अंदर फिर आप फर्दर कैटेगरीज देखते हो, ठीक है, कि 90 डेज से ऊपर हो गया तो सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया, ठीक है। फ्रॉम 90 डेज टू विद इन 12 मंथ, ये जो कैटेगरी होती है इसके अंदर हम बोलते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड एसेट बन गया। और 12 मंथ से ऊपर अगर एनपीए है तो वी विल से कि स्टैंडर्ड एसेट है, और उससे भी ज्यादा हो गया, ठीक है, तो लॉस एसेट, मतलब अब वो लॉस एसेट है और इसमें से पैसा रिकवर कर पाना वो बैंक्स के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो, ठीक है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है इसमें। सो अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें एनपीए के बारे में, तो ग्रॉस एनपीए शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए इट हैज फॉलन, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि बैंक्स रिकवर कर रहे हैं, उनके जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाके चेक करोगे तो इसके बहुत सारे और रीजन है। जैसे बैंक्स क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ मतलब कि वो रिकग्नाइज कर लिया कि ये लॉस एसेट है, अब इस लॉस एसेट को अपनी बैलेंस शीट में से हटा दो। इसको एक तरीके की क्लीन अप एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है, या ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग टाइप का बोलते हैं कि आपने क्या किया, जो भी आपका लॉस एसेट था उसको अपनी बैलेंस शीट में से हटा दिया, तो अब आपकी बैलेंस शीट अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये एक टाइप की अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि अनएथिकल है, ये बैंक्स करते हैं, कंपनीज भी करती है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है इसके पीछे राइट ऑफ भी एक रीजन है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो आप फिर चैलेंजेस में ये लिख सकते हो कि ज्यादातर ये जो लोन है ये राइट ऑफ करे गए हैं, ठीक है, रादर देन रिकवरिंग द अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, क्राइसिस इज लार्जर एंड मोर ब्रॉड बेस्ड, ठीक है। तो अभी भी क्राइसिस चल ही रहा है, ठीक है। जियो इकोनॉमिक टेंशन चल रहे हैं जिसकी वजह से सबड्यूड डिमांड है या सप्लाई हम कह सकते हैं, या प्रोडक्शन जो है वो कम है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रही है हमारी गवर्नमेंट, सॉरी आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहा है, तो हमने लोन जो है वो थोड़े से डियरर कर दिए हैं, ठीक है, कि महंगे कर दिए क्योंकि रेपो रेट इंक्रीज कर दी है। नेक्स्ट, डिसप्रोपोर्शनेट शेयर है इसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, ठीक है। तो अगर हम बात करें एनपीए, तो जो 10 में से 9 एनपीए वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है। तो ये दिखाता है कि अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल इश्यू प्रेजेंट है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें गवर्नेंस इश्यू को एड्रेस करने के लिए अभी कुछ रिफॉर्म नहीं लिए गए। नेक्स्ट,
जो ज्यादातर एनपीएज है वो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ठीक है। तो उसके पीछे आप वो आईएलएफएस क्रैश का एग्जांपल देख सकते हो। एंड लास्टली, इंडिया हैज बीन वर्स्ट अफेक्टेड फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी यही बोला गया था, आई थिंक 2020 का जो सर्वे था उसमें ये चीज बोला गया था कि ये इफेक्ट जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर एनपीए बढ़ने का मेजर कारण जो है ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जो हमारी बैंक्स ने या जो गवर्नमेंट ने जो फोरबेरेंस दिया था, फोरबेरेंस मतलब कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया, लोन्स का जो अमाउंट था वो चीपर कर दिया, बहुत लंबे समय तक चीप रखा, जिसके चलते बहुत सारी कंपनीज ने लोन एवरग्रीन कराए जबकि उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो उस समय के जो इम्पैक्ट थे वो अभी हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो वो आप लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट, रीजन क्या है फॉर इमरजेंस ऑफ एनपीए? तो पहला ओवर ऑप्टिमिज्म है, तो आप ये वही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का एग्जांपल लिख सकते हो कि बहुत लार्ज स्केल पे फॉरबेरेंस किया गया था। नेक्स्ट, पुअर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल इशू है, हमारी इकोनॉमी उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रही जिस लेवल पे उसे ग्रो करना चाहिए था। नेक्स्ट, सिस्टमिक रीजन, इसमें एक तो प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है कि हम कैसे एनपीओ को फटाफट आइडेंटिफाई करें और उसे रिजॉल्व करें, ठीक है। जब तक एनपीए आइडेंटिफाई होता है तब तक उसका एसेट डिट्यूरेशन चालू हो जाता है, तो फिर रिकवरी अमाउंट कम होता है। नेक्स्ट, अब अबंडनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रमोटर जो है वो पैसा ले लेते हैं फिर प्रोजेक्ट्स चालू नहीं करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कई बार फ्लिप फ्लॉप देखने को मिलता है। तो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे पोलावरम का प्रोजेक्ट था, पहले कोई और कंपनी बनाने वाली थी उसको, मतलब बना रही थी उसको, एंड जैसे ही सरकार चेंज हुई तो हमने देखा कि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी को वहां के जो लोग स्टेट गवर्नमेंट थी उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो इस टाइप के फ्लिप फ्लॉप की वजह से हम देखते हैं कई बार इश्यू हो जाता है। नेक्स्ट, गवर्नेंस इश्यू है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी वीक है, पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिलता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं हो जो बैंक के डिसीजन मेकर है उनमें। नेक्स्ट, एथिकल रीजंस, तो इसमें आप वही नीरव मोदी और विजय माल्या का केसेस देख सकते हो, मैलफिसेंस बाय बैंकर्स, वो अपने तरफ से ड्यू डिलिजेंस नहीं करते, कई बार जानबूझ के गलत काम करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड आप क्या क्या और लिख सकते थे, जैसे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन लिख दिया, तो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम लिख सकते हो, या मैलफिसेंस के अंदर लिख सकते हो कि ऐसी कंपनीज का एवरग्रीनिंग कर दिया गया लोन जिनकी शायद इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं थी या फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं थी। तो इस टाइप के कीवर्ड आपके आंसर में होने चाहिए, ठीक है। तो एवरग्रीनिंग इस टाइप का लिखना चाहिए आपको जब भी बैंक्स के रिफॉर्म की बात आती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं अभी तक इस डायरेक्शन में? तो पहला, रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन करते ही प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगाया है स्पेसिफिकली बैंक्स के लिए। अभी ऊपर हमने देखे कुछ डेटाबेस क्रिएट किए हैं, ठीक है, जिससे कि जो लार्ज क्रेडिट जिन्होंने भी लिए हैं उनको ट्रैक किया जा सके, ऐसा ना हो कि वो मल्टीपल बैंक से जाके क्रेडिट ले लें, ठीक है। तो जैसे अभी ऊपर ही देखा था, क्या नाम था, क्रेडिट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है बाय आरबीआई। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, रिकैपिटलाइजेशन करता रहता है टाइम टू टाइम हमारी गवर्नमेंट है, तो इसमें मिशन इंद्रधनुष का नाम ले सकते हो आप। मिशन इंद्रधनुष तो पुराना हो गया बट एक स्टैंडर्ड स्कीम है। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए? तो आईबीसी हमारे पास आ गया है, प्रोजेक्ट सशक्त हमने लिया है जिससे कि पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है उसको हम रिफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, एमएसएमई समाधान है, आगे पढ़ेंगे एमएसएमई समाधान क्या है। अभी के लिए इतना ही जान लो कि एमएसएमई के जो भी पैसा अटका पड़ा रहता है गवर्नमेंट के एंड से, तो उसको रिजोल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नेक्स्ट, रिफॉर्म्स, तो लॉन्ग टर्म सेक्टोरल रिफॉर्म लिए गए हैं, ठीक है, फॉर मोर रोबस्ट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, वाइडनिंग पावर्स ऑफ आरबीआई एंड की रिफॉर्म्स अंडरटेकन फॉर पीएसबी। तो इसमें आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट, ईज, ईज जैसा कि हमें पता है कि एक सर्वे है, जैसे सेवात्तम मॉडल है कि सर्वे के हिसाब से हम लोग एक्सेलेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बैंक्स में सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करेंगे सो दैट पीपल हैव बेटर एक्सपीरियंस एट द बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, चैलेंजेस की बात करते हैं। पहला चैलेंज एपैथी है डिसीजन मेकिंग में, अगेन वही एथिकल इश्यूज जो रहते हैं वो लिख सकते हो। एब्सेंस ऑफ क्लियर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक रहता है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, तो
जो ड्यूटी है वो भी काफी ज्यादा डिफ्यूज रहती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो अभी हमारा अप्रोच साइलोज के अंदर है, ठीक है, कि आरबीआई मैनेज कर रहा है लेट्स से बैंक्स को, देन हमारे जो म्यूचुअल फंड है उनको मैनेज कर रहा है, सेबी मैनेज कर रहा है, ठीक है, और एनबीएफसी तो जैसे कंपनीज एक्ट और आरबीआई दोनों मैनेज करता है, तो एक साइलोज में बने हुए हैं, ठीक है। एंड जैसा अभी हमने आईएलएफएस क्राइसिस में देखा था कि आईएलएफएस क्रैश हुआ, जो कि एक एनबीएफसी है, उसकी वजह से कई म्यूचुअल फंड क्रैश हो गए, ठीक है, या अनवाइबल हो गए इकोनॉमिकली, ठीक है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने की जरूरत है पूरी इकोनॉमी की तरफ। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ एआरसीज। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है उनकी ग्रोथ उतनी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं हुई है, या उनसे जो रिकवरी होती है वो ऑप्टिमम लेवल पे अभी तक नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो एक मेजर इश्यू रहता है। नेक्स्ट अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्या कर सकते हैं इसमें, स्ट्रेंथनिंग कोर बैंकिंग फंक्शन, ठीक है, ताकि उनकी जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस है वो ज्यादा एफिशिएंट हो, उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के दे सकते हो ताकि किसी तरह का मेलफिसेंस या करप्शन ना हो। एनहांस करो द लेवल ऑफ गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड क्रिएशन ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन चैनल। एटीट्यूडनल चेंज लाने की जरूरत है ताकि जो फोरबियरेंस प्रैक्टिसेस थी वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। नेक्स्ट एक्सेलरेटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप इसमें न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू फाइंड आउट एनी इनकमिंग या कोई भी फ्यूचर के अंदर एंटिसिपेट कर सको कि कौन एनपीए बनेगा, किसका एनपीए बनेगा, और पहले ही प्रोएक्टिव एक्शन ले लो। नेक्स्ट डिराइविंग इंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेटेड व्यू लेने की जरूरत है पूरी इकोनॉमी की तरफ, जहां पे हम एनबीएफसी, फिनटेक सेक्टर और बैंक्स को सबको एक होलिस्टिक व्यू में टारगेट करें। एंड लास्टली एड इन डेवलपमेंट लिंकेज बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। सो ये थे विद रिगार्ड्स टू एसेट क्वालिटी एंड रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें किसी को ऐड करना है कोई पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एक अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईबीसीज, ठीक है। सो किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि एनपीए का जो प्रॉब्लम राइज हो रहा था इंडिया के अंदर, उस चीज को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, जैसे सराफेसी हो गया, ठीक है, जो 2002 में आया था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, ठीक है। तो 2016 के अंदर लाया गया था पार्लियामेंट ने एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रिजॉल्विंग द इंसॉल्वेंसी प्रॉब्लम ऑफ बैड लोन्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दोनों को आप लेकर जा सकते हो, और अभी तक जो हमारा इंसॉल्वेंसी होता था वो जनरली जो जिसने लोन लिया था उसके अराउंड सेंट्रिक था, ठीक है, तो लोन ही सेंट्रिक बोल सकते हैं। लेकिन अब आईबीसी आने के बाद ये लेंडर सेंट्रिक हो गया, ठीक है, जिसने जो स्टेक होल्डर है, जिन्होंने पैसा दिया है, जिनका पैसा लगा है, अब उसका सेंट्रिक हो गया पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया था इसमें। अब फ्लो डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि इसको होता क्या है, ठीक है। तो स्पीडी रेजोल्यूशन में आप किस किस को लेके जा सकते हो? पहला आप इंडिविजुअल को लेके जा सकते हो, पार्टनरशिप को लेके जा सकते हो, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को लेके जा सकते हो, कॉर्पोरेट्स को लेके जा सकते हो, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग इसमें टाइमली होगी, तो टाइम कितना लगेगा? तो अथॉरिटीज जो है उनको 180 दिन के लिए डिसाइड करना कि क्या किया जाएगा एक एप्लीकेशन पे। लेट्स से किसी के खिलाफ, लेट्स से एसबीआई के खिलाफ किसी ने आईबीसी प्रोसीडिंग चालू कर दी, ठीक है, तो जो अथॉरिटीज है उसके अंदर 180 दिन के अंदर डिसाइड करेंगे कि इस बैंक के साथ क्या करना है, ठीक है। आप 90 डेज एक्स्ट्रा ले सकते हो किसी स्पेसिफिक केस में, ठीक है। फास्ट ट्रैक प्रोसेस ऑफ 90 डेज अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड एंट्रीज, ठीक है। तो इसमें स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा ये फायदा दिया गया है कि स्टार्टअप्स के लिए फास्ट ट्रैक हम लोग इंसॉल्वेंसी कर सकते हैं। नेक्स्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा? तो एनसीएलटी कॉर्पोरेट्स के लिए होगा, और डीआरटी जो है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप के लिए होगा। और अगर आपको लगता है कि एनसीएलटी और डीआरटी का डिसीजन भी सही नहीं है, तो यू कैन गो टू अ हायर अपीलेट बॉडी विच इज एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, उसके पास जा सकते हो एज अपीलेट बॉडी। ये आपको एक ब्रॉड आइडिया पता होना चाहिए कि कैसे इसमें प्रोसीडिंग में काम होता है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन टाइम प्रोसेस का बात करें, तो जैसे ही कंपनी डिफॉल्ट होती है, यानी एनपीए आ गया, अब एनपीए के बाद जो उसके लेंडर्स होते हैं वो एक
प्रोसीडिंग चलाते हैं उसके खिलाफ एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी फिर आईबीसी प्रोसेस को शुरू करता है। तो सबसे पहले एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लगाया जाता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक इंडिविजुअल होगा जो का पूरा इंसॉल्वेंसी है कि कैसे इस कंपनी का जो है आप या तो लिक्विडेट करोगे, यानी नीलामी करोगे उसके से टू रिपे द बैंक्स या टू रिपे द लेंडर्स, या फिर आप किसी और कंपनी को बोलोगे कि आप इसको खरीद लो आके, ठीक है, या आप रीस्ट्रक्चरिंग ही कर रहे हो लोन की, ठीक है। तो वो सब चीज डिसाइड करेंगे ये लोग, और मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाता है 330 डेज का, ठीक है। 330 डेज में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, उसके बाद जो भी डिसीजन बनेगा उसको जो क्रेडिटर कमेटी होती है, यानी जितने भी लेंडर्स हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है जैसे रिलायंस को कई बैंक्स ने लोन दिया हो, एसबीआई ने बैंक लोन दिया हो, पीएनबी ने लोन दिया हो, कैनरा ने दिया हो, या और भी कोई एनबीएफसी ने भी दिया हो, तो ये सब मिलकर एक क्रेडिटर कमेटी कहलाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जो जिससे मैं बोल रहा था कि ये जो आईबीसी आने के बाद ये पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है ये लेंडर सेंट्रिक बन गया है, यानी लेंडर्स डिसाइड करेंगे कि कैसे इंसॉल्वेंसी में प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये क्रेडिटर कमेटी अगर एग्री करती है, यानी इसमें 66% लोग एग्री करते हैं एक प्लान को, तो प्लान इंप्लीमेंट होगा, और अगर कोई सहमति नहीं बनती है तो उसके एसेट जो है वो लिक्विडेट किए जाएंगे। तो लिक्विडेट मतलब वो नीलामी हो गया कि उसमें ये मशीन है, वो ऑक्शन करेंगे, ये मशीन इतने में बिक्री है, चाहिए तो ले लो, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से आईबीसी वर्क करता है, ठीक है। सो एक ब्रॉड डिफरेंस पता होना चाहिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के बीच में। किसी को पता है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी? बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, लेकिन कई बार हम लोग यही नहीं बता पाते। किसी को पता है क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इंसॉल्वेंसी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आप आउटस्टैंडिंग डेट पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, यानी एक फाइनेंशियल कंडीशन है। लेकिन बैंक्रप्सी जो है ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, ठीक है, कि आपको आपको एक कोर्ट डिक्लेयर करेगा या फिर कोई जुडिशियल अथॉरिटी डिक्लेयर करेगा कि आप बैंकरप्ट हो चुके हो, ठीक है, आप दिवालिया हो चुके हो, और आपके पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कोई लीगल मीन्स है नहीं टू रिपे द आउटस्टैंडिंग डेट, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी सिर्फ एक फाइनेंशियल कंडीशन है, बैंक्रप्सी एक लीगल कंडीशन है जहां पे आपको लीगली दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। एंड लिक्विडेट बताई दिया कि नीलामी हो रही है एसेट की। सिग्निफिकेंस क्या है आईबीसी का? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी आप आईबीसी के बारे में लिखोगे तो दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। दैट इज आईबीसी हैज मेड अ प्रोफाउंड चेंज इन क्रेडिटर डेटर रिलेशन थ्रू क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल। पहले डेटर इन कंट्रोल मॉडल था, अब क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल हो गया, जो कि ज्यादा बेटर है, ठीक है। पहले क्या करते थे ये कुछ कॉर्पोरेट्स के, जानबूझकर पैसा रिपे नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है कि सालों लग जाएंगे ये प्रोसीडिंग चलाने में, तब तक वो एसेट बेच बेच के पैसा कमा लेंगे और लास्ट में कुछ होगा नहीं उनके खिलाफ। नेक्स्ट, establishment of creditor committee to function as a public institution, ensuring maximization of value for stakeholder in the resolution process of a corporate debtor, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो सब उसमें रहते हैं, तो वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो इंश्योर करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा निकल जाए उसमें से। नेक्स्ट, इंक्रीज नेगोशिएटिंग पावर ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो इनफैक्ट क्रेडिटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर और एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, जैसे आपने फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी थी, ठीक है, तो आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक इज योर फाइनेंशियल क्रेडिटर। लेकिन आपको फैक्ट्री चलाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए था, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल सपोज किसी और फैक्ट्री से लिया, ठीक है, अब उस फैक्ट्री ने आपको सामान दिया और आपने ना वो सामान एज अ फॉर्म ऑफ लोन के तौर पे लिया है, ठीक है। तो अब वो जो फैक्ट्री ने रॉ मटेरियल के लिए आपको सामान सप्लाई किया है या आपके ऑपरेशन चलाने के लिए जो पैसा सप्लाई किया है, सो दैट फैक्ट्री वुड बी नोन एज ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। तो पहले प्रोसेस में एक डिस्टिंक्शन रहता था, ठीक है, कि पहले जो पैसा आएगा, मतलब रिकवरी होगी लोन की, सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर को दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसमें ये चीज बोला कि दोनों को आपको बराबरी पे रखना है, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ऑपरेशनल क्रेडिटर इंपॉर्टेंट है।
और दोनों के इंटरेस्ट को इंश्योर रखना है, ठीक है। तो अब ऑपरेशनल क्रेडिटर की जो नेगोशिएटिंग पावर है वो भी बढ़ गई है इसके अंदर। नेक्स्ट, टाइम एंड कॉस्ट रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप ये कोट कर सकते हो, रेजोल्यूशन टाइम हैज रिड्यूस फ्रॉम 4.5 years टू 650 days, ठीक है। नियरली 2 साल का समय में आ गया है, पहले 4 साल से ऊपर लगता था, अब 2 साल लग रहा है, ठीक है। ऑल्दो कोविड के बाद एक तरीके से इस पे भी होल्ड आ गया था, कई सारी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया गया था टेम्पररी, ठीक है। तो अभी आंकड़े थोड़े और डिफरेंट होंगे, बट वो इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप टाइमलाइन के साथ बता सकते हो कि ये जो फिगर आपने कोट किया ये कब का फिगर है, ठीक है, तो उससे काम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट, बिहेवियरल चेंज आया, तो अब डेटर जो है वो भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया, अब अब वो भी थोड़े से कॉन्शियस है कि दे कैन नॉट इजीली गेट अवे विद दीज इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम देखें तो एक प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस है फॉर कॉर्पोरेट एमएसएमई, ठीक है। तो पहले से एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि कैसे इंसॉल्वेंसी होगा कॉर्पोरेट एमएसएमई का, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट, इश्यूज क्या है आईबीसी के इम्प्लीमेंटेशन में, तो अभी भी एक बहुत रोजी पिक्चर के साथ प्रेजेंट किया गया था कि ये एकदम पेनीसिया होगा आईबीसी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम रह रही है, टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, 2 साल भी कम टाइम नहीं होता, ठीक है। और अब तो कह सकते हैं 2 साल से ज्यादा ही लग रहा है, पावर सेक्टर में तो 2 साल से ज्यादा भी लग जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज है। तो पहला, इंक्रीज करने की जरूरत है एडजुडिकेटरी डिलेज, जो हमारे ट्राइब्यूनल्स है जैसे एनसीएलटी है, एनसीएलएटी है, उसके अंदर जो वेकेंट पोजीशन है उसको फटाफट फिल करो। रिड्यूसिंग रिकवरी रेट्स, ठीक है, वो एक मेजर इशू बना हुआ है कि रिकवरी उतनी अच्छी आ नहीं रही है, और बैंक्स को हेयर कट उठाना पड़ रहा है। हेयर कट क्या होता है? हेयर कट मतलब कि आपका जितना लोन था आप उसमें उससे कम हासिल करो, ठीक है। जैसे मैंने 100 करोड़ का लोन दिया था लेकिन मैं हासिल कर रहा हूँ 60 करोड़, ठीक है, और मैं 60 करोड़ लेकर बाहर हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स आई एम टेकिंग अ हेयर कट, ठीक है। तो फाइनेंशियल भाषा में ये एक जार्गन है जो आपको पता होना चाहिए, और ये एक ऐसा कॉमन जार्गन है जो आप लिख भी सकते हो आंसर राइटिंग में। तो अगर आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एटलीस्ट आप ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स लिखो, ठीक है। तो आपका आंसर जीएस 3 का ही लगना चाहिए, तो इस टाइप की कीवर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट, एट टाइम्स बैंक्स जो है 90 to 95% का हेयर कट उठा रहे हैं, मतलब 100 करोड़ दे रहा है तो केवल 5 करोड़ या 10 करोड़ ही पैसा वापस ले रहा है, ठीक है। वो एक मेजर इशू है। नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पे भाई हमारे पास कोई फॉर्मलाइज्ड आइडिया नहीं है, ठीक है, या कोई फ्रेमवर्क नहीं है। अब हमारा आईबीसी जो है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के बारे में कुछ खास कहता नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को भी इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। और ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी नहीं है जिसके चलते दो कंपनीज में हमें बहुत बड़े इश्यू देखने को मिले थे, वीडियोकॉन में और जेट एयरवेज में। जेट एयरवेज का ऐसा हुआ था कि उसके कुछ लेनदारी बाहर की कंट्रीज में कुछ कंपनीज की थी, तो उन कंपनीज ने क्या किया, वहीं से लोकल कोर्ट से स्टे उनके अगेंस्ट कुछ ऑर्डर निकलवा लिए थे, और उनके जो प्लेन थे उनको वहीं पे होल्ड करवा लिया था, ठीक है, जेट एयरवेज के। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू अपहोल्ड होम बायर राइट, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है जो कि हाउसिंग वगैरह में होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत सारे ओनर से पैसा उठा लेती है, ठीक है। मकान बनने से पहले ही पैसा उठा लिया जाता है, ठीक है। ये एक मतलब इंडिया में हमें ये वो चीज कॉमन लगती है, लेकिन आप बाहर जाओगे तो बाहर ये चीज बहुत ज्यादा अनकॉमन है कि एटलीस्ट जब तक मकान बना ही नहीं तब तक आप किस बात का पेमेंट दे रहे हो, ठीक है। सो इंडिया में ये चीज चलती है कि मकान बनने से पहले ही पैसा ले लिया जाता है होम बायर से, एंड फिर मकान बनने में बहुत ज्यादा डिले होता है। कई बार मकान बनता है तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनता। तो इस सेंस में क्या होम बायर्स को भी ये राइट दिया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी देखा जाए तो एक तरीके से ऑपरेशनल क्रेडिटर ही है या फाइनेंशियल क्रेडिटर बोल सकते हो, क्योंकि जो जो भी प्रोजेक्ट है उसमें लोन जो पैसा उठाया गया है होम बायर से वो एक तरीके का क्रेडिट ही है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने तुरंत तो आप उनको प्रोडक्ट दे ही नहीं रहे हो, आप उनको प्रोडक्ट देखो 5 या 6 सालों बाद, ठीक है। तो उस सेंस में वो भी एक तरीके के फाइनेंशियल क्रेडिटर हुए, और ये चीज रिकॉग्नाइज करी थी सुप्रीम कोर्ट ने इन चित्रा
शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। लेकिन अभी तक आईबीसी के अंदर उनके पर्सपेक्टिव से कि क्या वो भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि मिनिमम थ्रेश है वो 10% रख सकते हैं या 100 होम बायर का रख सकता है, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो हमने जैसे बात किया था कि जैसे ही प्रोसीडिंग चालू कर दी जाती है तो एनसीएलटी की तरफ से एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है जो कि पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, क्या उनके पास नेसेसरी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये भी चीज अभी क्वेश्चन में है, ठीक है। तो वहां पे भी स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे हमारा आईसीएआई है, ठीक है, जो चार्टेड अकाउंटेंट्स का जो एसोसिएशन है, ठीक है, जो या जो बॉडी है जो कंडक्ट कराता है, उसी लाइन पे हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए भी एक बॉडी बना सकते हैं जाके जहाँ पे कि नेसेसरी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ठीक है। तो ये आप वे फॉरवर्ड में ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। तो ओवरकमिंग एजुडिकेटरी डिलेज, ठीक है। तो आप पहला वेकेंट जो पोजीशन है उनको फिल कीजिए। एक्सटेंशन ऑफ पीपीआरआईपी, पहले प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो प्रोसीजर है ये पहले से ही बना के फ्रेमवर्क रखा हुआ है कि कॉर्पोरेट डिफॉल्टर से उनको भी लागू कीजिए। अभी हमने एमएसएमईज के लिए किया हुआ है, कॉर्पोरेट एमएसएमईज के लिए, लेकिन अब इसे बाकी एमएसएमईज और कॉर्पोरेट्स या सेक्टर वाइज हम बना सकते हैं कि सपोज पावर सेक्टर से कोई आया तो उसका कैसे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन होगा। तो पहले ही एक प्री पैकेज फ्रेमवर्क बना के रख लो ताकि ये चीज जो है कंफ्यूजन का टाइम ना हो, डिस्क्रिशन यूज करने का टाइम ना हो, और फटाफट एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू ये प्रोसेस हो जाए, ठीक है, सीमलेसली और स्मूथली। नेक्स्ट, सेटिंग अ बेंचमार्क ऑफ क्वांटम ऑफ हेयर कट, ठीक है। हेयर कट कितना लेना है ये भी पहले से हम बता सकते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम इतना तो हो। जैसे कई बार हो सकता है कि बैंक्स फिर अपना डिस्क्रिशन यूज करके 5% का हेयर कट ले ले और फिर बाकी को राइट ऑफ कर दें, ठीक है। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन जाएगा या एक बैड कल्चर बन जाएगा, तो पहले से ही इस चीज को इंश्योर करके रखो। नेक्स्ट, जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का जो आइडिया है जो अभी हमारे पास इफेक्टिवली है नहीं, तो आप यूनिसाइट्रल, यूनिसाइट्रल क्या है, यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इनका एक मॉडल लॉ है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेके, आप उसके रिकमेंडेशन फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशन ऑफ जीएन वाजपेयी कमेटी। तो अगेन जब भी ये इस टाइप के इकोनॉमी के आप आंसर्स वगैरह लिख रहे हो तो ये कमेटीज के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सेक्टर स्पेसिफिक कौन सी कमेटी है, तो आप उनके नाम लिखना नहीं चाहिए आपको अपने आंसर में, तो आप यहाँ पे जीएन वाजपेयी कमेटी के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग ऑफ अ प्रोफेशनल कोड फॉर द क्रेडिटर कमेटी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। तो उनके लिए पहले से एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बना के रख दो, ठीक है। नेक्स्ट, आईपीए जो है उनके अंदर प्रोफिशिएंसी लाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग लाने के लिए उनके लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट या सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना के रख दो, तो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीपन द क्रेडिट रिस्क मार्केट। नेक्स्ट इज डिजिटाइज आईबीसी प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटाइज कर दो ताकि फटाफट प्रोसीडिंग हो। एंड लास्टली, रिड्यूस थ्रेशोल्ड ऑन होम बायर। तो अभी जो 10% और 100 होम बायर्स का कर रखा है उसको और रिड्यूस कर दो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है 100 बायर्स, होम बायर्स को इकट्ठा करना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि होम बायर्स का जो डेटा है वो मिलेगा नहीं आपको इजीली, ठीक है। तो आप पहले ही थोड़ा इस थ्रेशोल्ड को कम कर दो ताकि होम बायर जल्दी से इफेक्टिवली इकट्ठे हो सके, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट आईबीसी। इसमें किसी को ऐड करना है क्या? जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे ये सारी चीजें सीए के ऑफिस में, तब इसमें सबसे बड़ा लूपहोल ये आता है कि जो ये एसेट बेचते हैं लिक्विडेशन के टाइम, जब लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो जो कंपनी के शेयर होल्डर है वो वापस खरीद लेते हैं। जैसे अपनी कंपनी है यहाँ पे, जैसे अगर एलएलपी है या पार्टनरशिप में कोई एक बैंकक्रप्ट हो गया, डिक्लेयर हो गया, तो अब सभी को पैसे तो भरने पड़ेंगे उसके, तो वो पैसे नहीं भरते हैं। लॉयर अपॉइंट हो गया लिक्विडेटर के रूप में, उसने अपना 5-7% ले लिया, वो साथ में मिल जाता है। और जो एसेट उस फर्म की है वो खुद ही खरीद लेते हैं, या करेक्ट, फिर वो मतलब फैमिली मेंबर्स हो गए या बाकी शेयर हाँ होल्डर्स हो गए, वो वो बन के आ खुद ही जाते हैं। खरीद ली। जैसे कि हाँ। 1,000 रुपए की एसेट है, 100 में बेच दी, ठीक है, हम्म, और उसकी वाइफ ने खरीद ली है, उसने ही खरीद ली,
या नई कंपनी भी फॉर्म हुई तो उन्होंने ही कर ली, तो ये बीच में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जिससे क्रेडिटर के लिए तो 100 रुपये ही आए, उनको तो पेमेंट करनी है, तो क्रेडिटर की कमेटी तो बैठती है, पर वो क्या करते हैं, उन्हें मालूम होता है कि ये बैंकरप्ट के लिए भी तो प्रोसेस होता है, उस टाइम ये सारे क्रेडिटर का भी रिजोल्यूशन पास करा करा के सिस्टम चेंज कर देते हैं कि ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, ये नॉर्मल क्रेडिटर है, ये वो सामान वाले हैं, गुड्स वाले हैं, ऐसे करके ये और बिगाड़ देते हैं और सारा डेटा भी डिलीट कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिलता है, मैंने लाइव देखा ये केस, सारा सारा डेटा उड़ा दिया उन्होंने, सिस्टम पूरे तोड़ दिए। हमें बोला कि आप करके करो ये सारा, क्या करें अंदर, ठीक, सही, वो खुद खरीद लेते हैं। करेक्ट। ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये टिक दे तो बेटर होगा। हाँ मतलब अब ये भी ना, अब इनको उतना डोमेन नॉलेज नहीं होता ना, अब ये जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से विजन ने लिखा है, तो वही चीज़ें डिस्कशन करें तो हम लोग ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। राइट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पेमेंट सिस्टम। तो इसमें आप देखिए कि कुछ फिगर्स देख लेते हैं। तो 50% ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन इंडिया अंडर जो 500 रुपीज हो रही है, ठीक है, सॉरी, 50% जो ट्रांजेक्शन हो रही है इंडिया में, दैट इज हैपनिंग थ्रू कैश, ठीक है। और जब हम 500 रुपी के नीचे की जो ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं तो उसमें 70% तक ये नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इतना हम डिजिटल डिजिटल कर रहे हैं, ऑल्दो वी आर नंबर वन in terms of total number of financial transaction happening in डिजिटल realm या डिजिटल पैराडाइम के अंदर जो हो रही है उसमें हम नंबर वन है, लेकिन स्टिल 50% कैश ट्रांजेक्शन हमारी कंट्री में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो मेजर रोल है 53% इन ट्रांजेक्शन में जो डिजिटली हो रही है, तो आरटीजीएस और नेफ्ट के थ्रू हो रही है, ठीक है। सो ये आप याद रख सकते हो। एक तो इंडिया नंबर वन है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में हैपनिंग थ्रू डिजिटल मीडियम, तो वो आप इसमें याद रख सकते हो। की टारगेट्स की बात करें तो प्रोवाइडिंग रियल टाइम सिक्योर एक्सेसिबल इजी पेमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो गवर्नेंस में भी हम लोग यूज करते हैं जो भी ई डिजिटल इनिशिएटिव होते हैं, ठीक है, या ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव होते हैं, उनके लिए कीवर्ड आप याद रख लो, रियल टाइम, एक्सेसिबल, सिक्योर, इजी, ठीक है, एफिशिएंट भी आप इसमें और जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के कीवर्ड्स पहले ही बना लो ताकि आप इजीली ये सब कीवर्ड जो है कोड कर पाओ। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पेमेंट टू अनदर फॉर्म इज सीमलेस, ठीक है। काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया। अब जैसे यूपीआई की बात कर लो, क्या आप पेटीएम का आपके पास यूपीआई है एंड आपको किसी और को पैसे भेजने हैं, ठीक है, सपोज उसके पास किसी और कंपनी का वॉलेट है, फोन पे का ऐप है, तो आप उसको भी भेज सकते हो। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत लो हो गई है। जैसे यूपीआई में ट्रांजेक्शन जीरो कॉस्ट जीरो है, अभी एनएफटी और आरटीजीएस के अंदर भी जीरो कर दिया गया है और उनको 24/7 कर दिया गया गवर्नमेंट ने, ठीक है। वो आगे आप स्कीम्स इनिशिएटिव में लिखोगे। नेक्स्ट की टारगेट इज क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज एंड सस्टेन हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इसको में सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हो कि सिक्योरिटी भी हमें इंश्योर करनी है इन सब ट्रांजेक्शन की। सो नेक्स्ट पार्ट इज स्कीम और इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या क्या लिए। तो इसमें आपके पास एनईएफटी है, आरटीजीएस है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा है, एनपीसीआई की प्रोडक्ट्स हैं, यूपीआई, आईएमपीएस, रुपे एक्सेट्रा। देन आरबीआई का ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है जिसके थ्रू वो ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन किया गया है एमडीआर का। एमडीआर क्या था? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रखे गए हैं फॉर फिनटेक कंपनीज, ताकि उसमें जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको फटाफट चेक किया जा सके, फिर डिप्लॉय किया जा सके फॉर द इंटायर कंट्री। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस आपके पास एक तो ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस है, मतलब पीपल आर नॉट प्रॉम्प्टली एक्सेप्टिंग टू सच डिजिटल इनिशिएटिव्स, वो एक इशू है। साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी कंसर्न, वो एक इशू है। लैक ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस या डिजिटल डिवाइड हम कह सकते हैं, ठीक है। एक तो डिजिटल डिवाइड हो गया, दूसरा डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, दो डिफरेंट चीजें हैं, तो ये दोनों हो रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, लो इंटरनेट स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है, ठीक है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि और इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है, वो भी एक इशू है। बहुत ज्यादा फ्रॉड हम देखने को मिल रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 हम देखेंगे तो ट्वाइस या थ्राइस हो गए हैं साइबर फ्रॉड्स।
नेक्स्ट, इश्यू ऑफ कॉस्ट एंड कनेक्टिविटी स्पेशली इन द हिंटरलैंड, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज ड्रिवन बाय प्रॉफिट, तो जनरली दे डोंट एस्टैब्लिश देयर बेसेस या टावर्स इन हिंटरलैंड, ठीक है, या रिमोट एरियाज में नहीं एस्टैब्लिश करते। तो वो एक इश्यू है जहां जिसके चलते डिजिटल डिवाइड या ये डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो नहीं आ पाती, ठीक है, या डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये कीवर्ड लिख सकते हो, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस या लिटरेसी, ठीक है, और डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड में स्ट्रेंथन करो फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो चाहे वो डिजिटल के टर्म्स में होगा चाहे फाइनेंशियल के टर्म में होगा, दोनों को एम्पावर करने की जरूरत है या और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। प्रोएक्टिव अप्रोच लेने की जरूरत है टुवर्ड्स दिस एरिया, ठीक है, कि हम रिएक्टिव अप्रोच ना रखें, पहले ही कोई प्रॉब्लम आने से पहले उसको एंटिसिपेट करें और उसको रिजोल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल अवेयरनेस इंक्लूड कर सकते हैं, या फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो हम कैरिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चों को उनके कैरिकुलम में इसके बारे में पढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन इंश्योर कि जियो टैगिंग हो, जैसे आप गूगल पे के थ्रू अगर सपोज पैसा किसी को भेजते हो तो आपसे वो जीपीएस लोकेशन मांगता है पहले, ठीक है, आपसे जीपीएस ऑन करा था और फिर आपकी ट्रांजेक्शन होती है। तो ऐसा ही चीज आप और भी जगह कर सकते हो, सो एज टू इंश्योर कि ये ट्रांजेक्शन है वो ऑथेंटिक तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन अमंग रेगुलेटर, एंड लास्टली इंक्रीज इंटरनेट पेनिट्रेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ग्रोथ इन पेमेंट सिस्टम। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट पेमेंट सिस्टम। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, सो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, पेमेंट्स विजन 2025। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आरबीआई ने निकाला था। आरबीआई का विजन है कि हमारा जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है बाय 2025 कैसा हो, ठीक है। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, जो कीवर्ड्स आप आंसर में यूज कर सकते हो, और ऑल्दो स्पेसिफिक प्रोविजन मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट का आना उतना लग नहीं रहा है, बस यहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हो विच कुड बी इफेक्टिवली रिटन इन अदर आंसर्स, ठीक है। तो पहला तो ये पता होना चाहिए पेमेंट सिस्टम हमारा कैसे चलता है। तो पेमेंट आरबीआई मॉनिटर करता है थ्रू एन एक्ट कॉल्ड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ठीक है। ये आप यहाँ पे एक्ट देख सकते हो, इस एक्ट के थ्रू हमारा पूरा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। अब पेमेंट होना कैसे चाहिए, तो यहाँ पे अगेन वही कीवर्ड है, सेफ, सिक्योर, रिलायबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। कुछ कीवर्ड बना लो कि सेफ, लेट्स से कोई कीवर्ड हमने बना लिया इस टाइप का, या और भी आपको जो भी अच्छा लगता हो। नेक्स्ट, इसमें हमारा गोल पोस्ट क्या होना चाहिए, पेमेंट कैसे बनाना है, इकोसिस्टम कैसे बनाना है। तो 4C पे वर्क करेगा। 4C क्या है, कंपटीशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कॉन्फिडेंस। तो अगेन एक बहुत ही अच्छा वो बन सकता है निमोनिक 4C, और इसको आप जहां मर्जी वहां लगा सकते हो। जीएस के आंसर में भी लगा, GS2 के आंसर में भी लगा सकते हो, GS3 के भी आंसर में लगा सकते हो, ठीक है। और GS3 में लगा रहे हो तो आप इस रिपोर्ट का नाम कोड करके डाल सकते हो, ठीक है। 4C क्या है, कॉम्पिटिशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, कोर थीम क्या है, कोर थीम है 4E के अराउंड, ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, ठीक है। अगेन वही थोड़ा सा घिसा पिटाई है जो चीज हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, बस एक इंटरेस्टिंग या फैंसी सा कीवर्ड लगा दिया, 4E अप्रोच। 4E क्या है, पेमेंट, ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। सो दैट्स अबाउट दिस रिपोर्ट, और इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी इसमें ये बोला था कि CBDC दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हम लोग लाएंगे। कब लाएंगे इसके बारे में कोई बात नहीं है, बस लाएंगे। नेक्स्ट, एक डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड हम बना सकते हैं ताकि जितने भी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचा जा सके, या ऐसे लोग जो सफर करें इसकी वजह से उनको कंपनसेट किया जा सके। एनेबल जियो टैगिंग, जो अभी हमने पढ़ा था कि जियो टैगिंग कर दें ताकि सिक्योर रहे हमारे पेमेंट्स, ठीक है। सो ये कुछ सेटअप थे इसके अंदर, बाकी आई डोंट थिंक कुछ खास इंपॉर्टेंट है इसमें। सो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, आज का लास्ट आर्टिकल होगा फिनटेक सेक्टर, ठीक है। सो इंडिया के अंदर जैसा अभी पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। जितने भी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है। सो ये क्यों है, तो आप इसकी वजह से देख सकते हो कि एक बहुत ही रोबस्ट स्टार्टअप कल्चर हमने जनरेट किया है। बहुत फिनटेक सेक्टर जो है बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। करंटली इंडिया में इसका वैल्यूएशन है $50 to 60 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2020। अब तो ये भी बहुत पुराना हो गया फिगर, अब तो शायद इससे भी 20-30 टाइम्स इंक्रीज हो गया होगा, बट एनीवेज नंबर है,
याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है. इंडिया हैज अडॉप्टेड फिनटेक अडॉप्शन रेट एट 87%. तो हमारे कंट्री के अंदर जो अडॉप्शन रेट है फिनटेक का वो भी बहुत ज़्यादा है. ऑल्दो बहुत लार्ज स्केल पे हम देखते हैं लोग जो अभी भी डिजिटल डिवाइड के चलते या डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होने के चलते बाहर है, फिर भी एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, ये एक बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक है. आप अगेन आंसर राइटिंग में ये डायग्राम बना सकते हो. फाइनेंस और टेक्नोलॉजी मिलता है तब हमारे पास फिनटेक बनता है. तो फाइनेंस में क्या है, बैंक, पेमेंट, एनबीएफसी से एक्सेट्रा. टेक्नोलॉजी में क्या है, हार्डवेयर प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड प्रोवाइडर, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर. ये स्टेक होल्डर्स हैं इनके अंदर, और ये जब मिलकर साथ काम आते हैं तो यू सी फिनटेक सेक्टर. ठीक है. तो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है फिनटेक सेक्टर की? तो पहला टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है. लार्ज स्केल पे हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बन रही है. इंटरनेट का बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, 4G आ रहा है, 5G आ रहा है, जिसके चलते टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है. और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज ट्रांसेंडेड इनटू फाइनेंस. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इंटरनेट एंड सेमी स्मार्टफोन पेनिट्रेशन. ठीक है. सो इंडिया हैविंग द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मार्टफोन एज वेल एज इंटरनेट यूजर. ठीक है. तो आप ये कोट कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर. ठीक है. GS2 में भी डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में पूछते तो वहां पे भी लिख सकते हो कि क्यों इंपॉर्टेंस है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव का. तो GS2 में भी आ सकता है, GS3 में भी आ सकता है. नेक्स्ट, फेवरेबल डेमोग्राफिक. ठीक है. तो हमारी कंट्री में मिडिल इनकम जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है. ठीक है. और बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि चीजें जो है चीपर हो, फास्टर हो. ठीक है. तो उनको डायरेक्टली हिट करता है ये. नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अटल पेंशन योजना. ठीक है. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इस सेंस में बड़ा है, विच इज ऑल्सो सपोर्टिंग द फिनटेक सेक्टर. नेक्स्ट, सेक्टर के लिए पोटेंशियल ग्रोथ कैसे हो सकती है? तो क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो सकता है? पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप. ठीक है. जैसे अभी आप बात कर लो ब्रोकिंग फर्म्स की. ठीक है. तो पहले ब्रोकिंग फर्म जो थी बहुत ज्यादा पैसा लेती थी, लेकिन अब आपके पास न्यू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, या फिर लो कॉस्ट ब्रोकर्स आ गए हैं, या जीरो चार्जेस ब्रोकर आ गए हैं. ठीक है. जो बहुत कम रेट पे आपके सिक्योरिटीज का एक्सचेंज करवा देते हैं. नेक्स्ट, पेमेंट. पेमेंट कैसे डेवलप किया है? P2P आप इसमें लिख सकते हो, दैट इज पर्सन टू पर्सन. P2P, P2M पर्सन टू मर्चेंट. G2P गवर्नमेंट टू पर्सन. जैसे आप इसमें भीम लिख सकते हो. ठीक है. भीम गवर्नमेंट का NPCI ने बना के दिए, तो वो आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, अकाउंट एग्रीगेटर. ये एक नया एक सेक्टर राइज हो रहा है विद इन द फाइनेंस. तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है? ये बेसिकली आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपके कंसेंट से आपका जो डेटा है वो इकट्ठा करते हैं, एंड देन उस डेटा को और कंपनीज को बेचते हैं. ठीक है. ताकि बाकी कंपनीज आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. जैसे लेट्स से आपका कोई कंपनी आपका डेटा, कोई अकाउंट एग्रीगेटर है, वो आपके बैंक से आपकी इंफॉर्मेशन ले लेता है आपके कंसेंट से, देन आगे किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को दे देगा. वो इन्वेस्टमेंट कंपनी फिर आपको कॉल कर सकती है एंड आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में बता सकती है. नेक्स्ट, इश्यूज क्या है? तो पहला, डेटा लीक, प्लेटफॉर्म डाउन टाइम. ठीक है. और इंफॉर्मेशन थेफ्ट. ये एक बहुत मेजर चैलेंज है जिसकी वजह से डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के रिस्क आते हैं. ठीक है. इंडिया में फिर डिफरेंट पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है. जैसे बीच में हम एक चीफ पॉलिसी लेके आए थे डाटा लोकलाइजेशन की, जिसके चलते बहुत सारी कंपनीज ने अपना एक प्रोटेस्ट जाहिर किया था कि ये पॉलिसी उतना ज्यादा सुटेबल नहीं है. नेक्स्ट, रैपिडली चेंजिंग रेगुलेशन. ठीक है. गवर्नमेंट आज रेगुलेशन बनाएगी, कल पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो वो एक इश्यू बन जाता है. जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी का हमने कल ही देखा था, इनकम टैक्स में अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन उन्होंने एक रूम रख दिया जैसे उसके अंदर के गैजेट के नोटिफिकेशन के थ्रू हम बाद में जाके और कोई जैसे कोई नई करेंसी आती है या और कोई नया डिजिटल एसेट आ जाता है तो उसको भी डाल सकते हैं. ठीक है. तो उस सेंस में हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है उतना तेजी से चेंज नहीं होता जितना तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज होती है. नेक्स्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. अगेन ये घिसा पड़ा पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन आंसर्स में आपके ये आना चाहिए. ठीक है. जितने भी इकोनॉमी के आंसर है उसमें आना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले में एटलीस्ट. नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड. तो स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वही पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, विद रिगार्ड्स टू एफिशिएंट डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग
एंड ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, कंड्यूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर एड्रेसिंग मार्केट कंसंट्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ना चाहिए टू फैसिलिटेट लार्ज स्केल अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, फिनटेक सेक्टर में कोई रेवोल्यूशन आ जाता है लेकिन बैंक्स उस रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या करते हैं तो बहुत लेट करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि पहले ही इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर की जाए। नेक्स्ट, फॉर्जिंग ग्लोबल अलायंस फॉर स्मूथ रिटेल मोबाइल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो अब वर्ल्ड जो वो ग्लोबलाइज्ड है। ठीक है, आपकी ट्रांजेक्शन सिर्फ इंडिया के अक्रॉस लिमिटेड नहीं है, इट इज ट्रांसेंडिंग अक्रॉस बाउंड्रीज। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस इंडिया के क्रॉस कर लिया और फिर जैसे इंडिया से बाहर जाना है फिर कोई नया पेमेंट सिस्टम आपको देखना पड़े। तो इसलिए ग्लोबल अलायंस बना लो ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शन हो। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिंग विद इंडस्ट्रियल पार्टनर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर सकती है और पहले से डिवाइस कर सकती है कि हाँ अब एक इस डायरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट, सेफगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम by identifying, understanding and assessing, mitigating the risk of criminal misuse of the fintech। ठीक है, तो प्रोएक्टिवली एंटिसिपेट करने की जरूरत है जो भी इश्यूज हो सकते हैं उनको। लास्टली, मॉडर्नाइज लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड एन एनेबलिंग लीगल लैंडस्केप। ठीक है, सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है सो एज टू एंश्योर कि हमारा जो फिनटेक सेक्टर है ये रोबस्टली वर्क करता रहे, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाता रहे और हमारे जो कंट्री का जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करता रहे। सो ठीक है, आज के लिए गाइस इतना ही था। विल रिज्यूम विद द नेक्स्ट टॉपिक 5.5 टुमारो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।